हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं शुरू करने वाला हूं वेक्टर चैप्टर। क्या है? वेक्टर मैथमेटिक्स का। तो वेक्टर का चैप्टर शुरू करेंगे और काफ़ी छोटा सा चैप्टर है तो बड़ा, लेकिन बोर्ड लेवल के लिए छोटा है। तो फिर मैं इसको मतलब कवर अप करने की कोशिश करूँगा। 2 या 3 लेक्चर लग जाएंगे मुझसे। अब जैसा पढ़ाऊँ है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन बोर्ड लेवल के लिए काफ़ी छोटा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। आपने इसमें से जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी चीज़ें 11th में पढ़ रखी हैं। बस 2-3 1 या 2 चीज़ें नहीं आएंगी, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, है ना। लेकिन है तो चैप्टर में तो पढ़ ही लेते हैं ना। तो हम लोग बात करते हैं वेक्टर की। किसकी? वेक्टर्स। तो आपने वेक्टर के बारे में बहुत पहले ही सुन रखा होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, तो वही चीज़ें हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? वो क्वांटिटीज जिनके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो और प्लस डायरेक्शन हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो। लेकिन यहाँ पे वेक्टर को हम लोग एक लाइन की तरफ से ट्रीट भी कर सकते हो। तो ये एक डायरेक्टेड लाइन होती है। कैसी होती है? डायरेक्टेड लाइन होती है। मतलब अब ये क्या है भैया, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। डायरेक्टेड लाइन मतलब डायरेक्टेड हो। डायरेक्टेड मतलब एक डायरेक्शन में, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन, और लाइन मतलब लाइन। अरे लाइन मतलब ये लाइन है, और डायरेक्ट मतलब एक डायरेक्शन में डायरेक्ट हो, मतलब डायरेक्शन, लाइन विद डायरेक्शन। यानी कोई भी एक चीज़ हो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको हम लोग वेक्टर बोल देते हैं। स्केलर क्या होता है? जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। अब ज़्यादा पे करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है आपको आ गया होगा इतनी बातें समझ में। तो अभी बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर या वेक्टर नोटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंटेट कर सकते हो? अब मान लीजिए अगर आपको बताना है कि एक वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे लिखते हो? ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए इज ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको ये लिखना पड़ेगा। अब ये लिखने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि हमने सोचा, मतलब हमने नहीं, मैथमेटिशियन ने सोचा इतना बड़ा कौन लिखे, तो बताना है अगर एक वेक्टर क्वांटिटी। तो उन्होंने बोला ठीक है तो लिखो। बोला कि अगर आपने ऐसे लिख दिया, उसको बोल्ड कैपिटल लेटर में लिखा है, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा, है ना। बोल्ड मतलब ये चौड़े चौड़े, मतलब जो मोटे अक्षरों में लिख दो। इसमें लिख दो, मोटे अक्षरों में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। मान लिएगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन अभी आपको लगा कितनी मेहनत है इसको लिखने में। हुई कि नहीं हुई? अरे हुई ना भाई, बार बार करोगे तो कहीं ना कहीं पेज ही फट जाए। तो इससे बचने के लिए हमने बोला ठीक है, ए लिख दिया आसान है, इसके ऊपर एक एरो बना दो। ये चीज़ ये और ये तीनों चीज़ें आपस में सेम है। यानी ये बता रहा है कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी बता रहा है कि ए एक वेक्टर क्वांटिटी, तो लिखा है ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये तीनों चीज़ें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं। किस बात की तरफ? ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यानी नोट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है कि वेक्टर लिखो, उसके ऊपर एक तीर बना दो। मैं मानता हूँ, मैं एक चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, नोट आप लिख सकते हो। कहीं कहीं मेरे से गलती में ए के ऊपर ऐसे बार लग जाएगा, है ना। मतलब ये एरो ना बन पाए, तो इसलिए आप इसको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइएगा कि मैंने क्या लिखा है, वेक्टर लिखा है, और ये एरो है। क्या है? एरो। ये बार बार नहीं है, मैं वो मीन नहीं निकाल रहे हो। समझ में आई बात? इतनी बातें क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीज़ें इसके पास होंगी। समझ रहे हो? अब मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हो? जैसे मान लीजिए अपने पास है, आपने लिखा डायरेक्शन लिखना है, कोई भी चीज़ ले लेते हैं। अरे इसके एग्जांपल तो पता होगा ना, 4 साइड डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन वेक्टर है, ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेलरेशन है। तो फिर क्या लिखो? तो ए अगर मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी, तो फिर ले लेते हैं इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं। लिखा गया है 50 किलोमीटर ईस्ट, बोला गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और हमने पढ़ा है कि 11th में ये एक वेलोसिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो फिर यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता कि ना मानने का। अब बताओ ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ये क्या है? डायरेक्शन है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। अब मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या होता है? मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाए? तो मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका क्या था कि ऐसे लिखो और उसकी तरफ ऐसे ये लगा दो। तो पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका है सिर्फ ऐसे सिंपल लिख दो। हम लोग बचपन से तो लिखते रहे कि ऐसे सिंपल से मतलब क्या होता है, लाइन होगी, वैल्यू निकल के आएगी। ट्राइंगल लाइन्स वॉइंस पढ़ी होगी ना, मतलब 9th में 10th में पढ़ा नहीं है? पढ़ा होगा ना। तो मतलब ऐसे लिखते थे। क्या लिखते थे? सीधे सीधे लेंथ निकाल देते थे। तो लेंथ मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या? स्केलर। और स्केलर मैग्नीट्यूड तो बता रहा है। समझिए कि नहीं आया? और इसको बताने के लिए ठीक है, ए वेक्टर का डायरेक्शन बताना, ए कैप लिख दो। सबका तरीका है अपना, तो तरीका सीख लो। 11th में सीखा, इसलिए मैं फटाफट बताते चल रहा हूँ। ये पता है आपको, और इतने पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा आप बताना, अगर मैं ए वेक्टर में
को ऐसे लिखूँ, मैंने क्या किया कि इसी में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने 50 किलोमीटर से डिवाइड कर देना है। तो यानी मैंने 50 किलोमीटर ऐसे लिखा और उसको मैंने से डिवाइड कर दिया 50 किलोमीटर से, और ये ईस्ट है। तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट बचा। क्या बचा, ईस्ट। और ईस्ट क्या है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है, कैप, यानी ये हो जाएगा ए कैप। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ए कैप इज इक्वल टू, ये ऊपर वेक्टर लिखा है, ये क्या है, वेक्टर है कि नहीं है, वेक्टर, और ये क्या है, उसी का मैग्नीट्यूड है, तो उससे मैंने डिवाइड कर दिया है। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला निकल के आ गया, बातों ही बातों में आपको ये याद रखना है, आगे यूजफुल भी है। और ए कैप को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर, आगे बात करेंगे इसको कि हम बोलते क्या है, यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। तो पहले तो ये समझ लो कि यूनिट वेक्टर का जो जन्म है वो मैग्नीट्यूड ही, सॉरी, डायरेक्शन बताने के लिए हुआ है। और इसका जो यूनिट वेक्टर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जो इसका मैग्नीट्यूड होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड वो होता है 1। अरे मैग्नीट्यूड ये क्या लिखा है, यानी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। एक टाइप तो यहीं पे खत्म कर लिया है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यूनिट वेक्टर 1 होता है। यूनिट वेक्टर का जन्म इसलिए होता है कि वो डायरेक्शन बता पाए, है ना, समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन बता पाए। नोट करिए इसको, नोट करिए। तो अब हम बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रूप में इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं, मुझे पता है दिख नहीं रहा होगा, लिख तो दिया है, पहले ही चेक कर लेना चाहिए था, एकदम बच गया थोड़ा सा, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, है ना, जहाँ पे आपने आर्गन प्लेन, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इमेजिनरी लाइन, और यहाँ पे रियल, है ना। तो यहाँ पे एक्स और वाई ऐसे लिखो, ये प्लेन ड्रॉ करना आता है, ठीक है। तो ये एक्स और वाई हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब किसी भी, जैसे कोई पॉइंट है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है और इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए एक्स, वाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे थोड़ी थोड़ी बातें आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस में मुझे डायरेक्शन बतानी है तो उसको लिखते थे आई कैप से, वाई कैप में बतानी तो जे कैप, और जेड कैप में बतानी होती थी के कैप लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक और चीज़, एक्स, वाई, जेड। अब मान लीजिए ये एक पॉइंट है एक्स, वाई, जेड। अब इस पॉइंट की पोजीशन क्या है ये मुझे बतानी है, इस पॉइंट की पोजीशन आपको बतानी है। तो अब किसी के पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं, और यहाँ पे इस फिक्स्ड पॉइंट को बोला गया है ऑरिजिन। किसी की भी पोजीशन बताने के लिए हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ, अरे कहीं बुलवा रहे हो, अरे जैसे कि आपके घर से आपकी स्कूल की दूरी कितनी है, बोलोगे 4 किलोमीटर, क्या सच में 4 किलोमीटर है? अरे किसी के लिए 1 किलोमीटर होगी, किसी के लिए 40 किलोमीटर हो सकती है ना। तो वो आप अपने रेस्पेक्ट में बताओ, तो यहाँ पे सब लोग अपने रेस्पेक्ट में बता थोड़ी नहीं सकते। तो यहाँ पे एक बोल दिएगा भाई, एक फिक्स्ड पॉइंट मान लो, उसको वो ओरिजिन बोल दिएगा, उसी के रेस्पेक्ट में आपको क्या बताना है, पोजीशन बताना है। तो क्या करो, सबसे पहले बताने के लिए यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर लो। अच्छा, ये पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, ये पॉइंट पी नहीं है, ये पॉइंट पी हो गया। अब ओपी की डायरेक्शन बतानी है, तो सबसे पहले लिखो ओपी, और ओ से पी गए हैं तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। और लिखने का तरीका क्या है, ओपी इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब क्या है, समझा रहा हूँ, रुको। मतलब ये है कि अब मैं आपसे पूछूं एक्स में कितना चले हो, एक्स, और बताना है कि एक्स में एक्स चले हो, तो इसलिए आई कैप बता दिया। एक्स आई के मतलब क्या है कि आप एक्स डायरेक्शन में एक्स चले हो, वाई डायरेक्शन में वाई, और जेड डायरेक्शन में के, सॉरी जेड डायरेक्शन में जेड। और आई, जे और के कैप ये बता रहे हैं कि आप इतने इतने चले हो। मतलब मैं इसी को अगर चेंज कर दूं, मैंने बोला कि पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं ए, बी, सी। अरे आप पढ़ चुके हो यार, कहीं बोल, लेकिन फिर भी समझ लो, मुझे भरोसा नहीं है आपको याद होगा। ए आई कैप प्लस ऑफ बी, जे कैप प्लस ऑफ सी, के कैप। इसको बोलते हैं कि आप ए में इतनी दूरी चले हो, बी में इतनी दूरी, और सी में इतनी दूरी। इसको कहीं ना कहीं कंपोनेंट भी बोला जाता है, भी आगे पढ़ेंगे। डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हो, समझ में आएगा। इसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। ये जो लिखा है इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, है ना। किसी की पोजीशन बतानी है, जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे एक पॉइंट और ले लो, उसकी पोजीशन बता दो, है ना, उसकी पोजीशन बता लोगे कि नहीं। यहाँ पे एक पॉइंट एक्स ले लूँ और इसकी कोऑर्डिनेट बोल दूँ अल्फा, बीटा, गामा, तो क्या हो जाएगा, ओ एक्स इज इक्वल टू अल्फा आई कैप प्लस ऑफ बीटा जे कैप प्लस ऑफ गामा
के कैप। समझ आई बात की नहीं आई? पक्का गारंटीड? आगे बढ़ो, मिटा दूं? ठीक है, नोट करो। तो जैसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ओपी इज इक्वल टू मैंने लिखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? अगर कोई वेक्टर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है, अगर कोई वेक्टर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता तो आपको इसकी पूरी जन्म कुंडली मालूम है। जन्म कुंडली थोड़ा सा इसका आसान कर लेता हूँ फिलहाल के लिए, जेड को हटा देता हूँ, समझाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। अब एक्स आई कैप मतलब क्या है कि कोई वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स कॉमा वाई है। ये देखो पॉइंट पहले नहीं बनाना चाहिए। तो ओ पी, और ये एंगल बना रहा है थीटा। मान लो पता है, थोड़ी देर समझाता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं। ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है। रुको, अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने बोला कि अगर मुझे कोई वेक्टर ऐसे पता है तो उसकी मुझे पूरी की पूरी जन्म कुंडली मालूम है। अब लोग कैसे, मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं ये वही वेक्टर है एक्स कॉमा वाई, ये वही वेक्टर है, ठीक है। इसको लिखा कैसे? मैंने बोला भाई साहब ये ओपी वेक्टर है और ये एक्स में इतना चले हैं और वाई में वाई चले हैं, इससे मैंने उनको लिखा एक्स आई कैप और वाई जे कैप। अब बोलोगे ठीक है, अब मुझे इसकी लंबाई बताओ, है ना? तो मैं बोलूँगा ठीक है, लंबाई बतानी है तो आपने थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी मैथमेटिक्स, है ना? तो ये लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक? एक्स, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी है? वाई, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, हमने राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा है, तो ओपी की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी, अच्छा मॉड लिखो या ओपी लिखो, वो हो जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। समझ में आई बात? अब बोलोगे ठीक है ये तो बता दिया, बताओ डायरेक्शन क्या है इसकी? तो डायरेक्शन के लिए मैं बोलूँगा ठीक है, ये tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, या थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स वाई बाई एक्स। मैंने बोला था भाई सब कुछ पता है, आप पूछो और कुछ पूछो, बताओ पूछो और कुछ। सोच ही नहीं पा रहे हो? अरे होता ही नहीं तो क्या सोचोगे लाइन के बारे में, और क्या होगा? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ही तो है, और कुछ बोला मैंने? एक मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, और क्या सोच लोगे? ना सोच पाओगे मुन्ना, अब ना सोचो। हमारे गुरु ने हमको इसी चिढ़ा दिया था, बुरा लगा था, लेकिन है ये नहीं सोचने को तो क्या सोचोगे, है ना? बुरा लग रहा होगा। चलो नोट करो। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ ड्रॉ की है ना, वो वीडियो पॉज करके, वो ये थी, मुझे एक चीज़ आपको बतानी थी। वो क्या है? वो ये है कि मान लीजिए ये डायरेक्शन को मैंने बोला ये आपको बता रही है एक्स एक्सिस, और ये वाली जो डायरेक्शन है ये हमें बता रही है ये है वाई एक्सिस। ये डायरेक्शन एक्स है और ये डायरेक्शन वाई है ना? थोड़ी सी जो फिगर है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड बन चुका है, मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप उसको थोड़ा सा झेले जाओगे। ये एक्स है, ये वाई है, और इसके ऊपर क्या रहेगी? जेड रहेगी। तो मतलब ये जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ की जो ओरिजिन से पास कर रही है ऐसे। अच्छा ये आपको लाइन ऐसा नहीं है, ये लाइन टेढ़ी है, मतलब थोड़ा सा ऐसा नहीं है ऐसे, ये लाइन ऐसे है। फील कराऊँ, देखो ये लाइन कुछ ऐसे है, ये इस प्लेन में ऐसे लाई कर रही है, ठीक है। ये लाइन ऐसे है, समझ में आई बात? अब इस लाइन की खास बात क्या है? इस लाइन की खास बात ये है कि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है अल्फा। थोड़ा सा यहाँ पे दिख कम रहा होगा, है ना? पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ ये एंगल बना रही है बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई के साथ बीटा, सॉरी पॉजिटिव एक्स के साथ अल्फा, पॉजिटिव वाई के साथ बीटा और पॉजिटिव जेड के साथ गामा एंगल बना रही है। एक बार फिगर देख लीजिए, ये लाइन 3D में है, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स ये O है, ये P है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, या लाइन L भी बोल लो, क्या दिक्कत है। और इसकी लेंथ मान लो R है ना? इतनी चीज़ें आप एक बार देखो, फिर आप बताओ समझ में आ रही बात? समझ में आ रही ना? तो ये जो एंगल है अल्फा, बीटा और गामा, इन्हें लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं इसका? इनको हम लोग बोल देते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या बोलते हैं इनको? डायरेक्शन एंगल्स। तो यानी अल्फा, बीटा एंड गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है,
डायरेक्शन एंगल्स अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है जो इसकी हेडिंग है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस। यानी अगर इसी एंगल के साथ मैं रेशियो ले लूँ कॉस का, यानी कॉस अल्फा लिखूँ, कॉस बीटा लिखूँ और कॉस गामा करूँ, तो इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डी सी और ऊपर से अपॉस्ट्रोफी एस, डायरेक्शन कोसाइंस। इतना बड़ा लिखने से बेटर उतना छोटा सा लिखूँ, समझ में आया बात। इनको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और इनको यूजुअली इतना बड़ा ना लिख के हम लोग थोड़ा सा लिख देते हैं आराम से। इनको हम लोग लिख देते हैं कॉस अल्फा को, कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कॉस अल्फा को लिखेंगे एल की तरफ से, कॉस बीटा को एम और कॉस गामा को एन, यानी एल एम और एन ये इस लाइन के क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस यानी डी सी एस है। समझ में आई बात। अब इसमें कुछ रिजल्ट्स है ना, यहाँ से आप वैल्यू भी निकाल सकते हो कॉस अल्फा की, है ना, कॉस अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या निकलेगी, एक्स अपॉन ओ पी, एक्स अपॉन ओ पी। अब ये क्या है, प्रोजेक्शन, क्या है प्रोजेक्शन, मुझे पढ़ाना चाहिए था, मैंने प्रोजेक्शन नहीं पढ़ा। प्रोजेक्शन आपने पढ़ा होगा, कंपोनेंट है थोड़ा सा आगे है, तो मैं भी समझाता हूँ उसको। पहले आप इसको रिजल्ट को नोट कर लो, निकलने का एक तरीका है, लेकिन अभी आसान तरीका भी मैं बता देता हूँ। यह है कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई अपॉन ओ पी, और कॉस गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी जेड अपॉन ओ पी। ये वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं, और ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक रिजल्ट है जो आप नोट पॉइंट बना के, स्टार पॉइंट बना के कुछ भी करके लिख लीजिए, तो वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। प्रूफ करना तो यहाँ से देख लो। ओपी का मैग्नीट्यूड, ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट, और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वही तो आएगा। अरे सॉल्व करो, देखो ओपी का मैग्नीट्यूड लिखने को बोलूँ तो क्या लिखोगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। अरे अभी पीछे लिखने सिखाया था ना, समझ में आई बात। यानी अगर मैं ओपी क्या है, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, और ओपी की लेंथ क्या हो जाएगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। यही तो बोल रहा हूँ मैं, अरे यही तो मैं बोल रहा हूँ। ओपी की वैल्यू करोगे यहाँ पे, स्क्वायर करोगे इसका, और स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगी, ओपी से कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा और राइट हैंड साइड में 1 आ जाएगा। समझ में आई बात। अरे आई कि नहीं आई। अच्छा ये पूछ रही है कहाँ से है, अरे रुक जाओ, नोट तो करो इसको। नोट हो गया, अच्छा नोट करना है तो नोट करो। आइए आपको बताता हूँ कहाँ से लाए थे वो। आपको यहाँ इस स्किल में मुझे बताना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, और आपने ये 11th में फिर से पढ़ रखा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और अपने सिलेबस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, बस डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, किसी कंपोनेंट मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन। यहाँ पे आप समझ लो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अनदर लाइन, या लिखा जाता है प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट ऑन अ लाइन। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझाने से बेटर थोड़ा सा चीज़ें बता रहा हूँ वो रट लो, रट ले। अरे रटाना नहीं है, थोड़ा समझ लो। जैसे कि मान लीजिए कंपोनेंट मतलब क्या है कि ये अपने को मिल गया है, ये ओपी है, ये एक्स है, ये कोमा वाई है। मैं बोलूँ कि ये पार्टिकल एक्स में कितना चला है, वही तो इसका कंपोनेंट है। ओपी का कंपोनेंट क्या है, जो पार्टिकल एक्स में कितना चला वही इसका कंपोनेंट हो जाएगा। यानी मुझे ये बताना है, अब देखो कंपोनेंट बताने का सिंपल सा डायरेक्शन, मतलब बोलो कि एक्स एक्सिस में आप कंपोनेंट बता दो, तो इसके प्रोसेस है। पहली प्रोसेस क्या है कि जिस पॉइंट से आपको मतलब ओपी के बताना है ना, तो पी पॉइंट का प्रोजेक्शन बताना है एक्स में, है ना, पी पॉइंट का बताना है। किस में बताना है, एक्स में बताना है। तो पी पॉइंट से आप क्या डालो, परपेंडिकुलर डालो जिस डायरेक्शन को बतानी है, ठीक है। अब बोलोगे और क्या जरूरत है, दूसरा स्टेप ये है कि जिस पे बताना है, जैसे कि ओ पी और ओ एक्स के बीच में मुझे बताना है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो मुझे पता होना चाहिए। ओ पी और ओ एक्स के बीच का एंगल पता होना चाहिए, और जो कि मैंने यहाँ पे माना है थीटा। अब बहुत ही सिंपल है, अगर आपको बोला जाए कि कंपोनेंट क्या है और इसकी लेंथ हो जाएगी ओ एम, तो ओ एम क्या हो जाएगा, कंपोनेंट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ पी कॉस थीटा, ओ पी कॉस थीटा। मान लीजिए सिंपल, आपने बोला वाई के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैं बोलूँगा ठीक है इसको ले लेते हैं, इस लेंथ को ले लेते हैं ओ एन, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो,
ओ एन इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी ऑफ कॉस ऑफ एल्फा। सिंपल है, ओ पी इज इक्वल टू ओ पी ऑफ कॉस ऑफ एल्फा। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? अब पिछले उसमें जाओ, फिगर कैसे बना था याद है? अब उसमें हमको क्या चाहिए था, एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा था, अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। अब क्या बताना था कि बताओ लेंथ क्या है, लेकिन उस पॉइंट का प्रोजेक्शन एक्स में कितना हो जाएगा। अरे वही तो निकाला था हमने यार, अरे वही तो कॉस अल्फा। देखो पहले सुन तो लो, मैं बोलूँगा एक्स में उसका क्या कंपोनेंट है, तो आप बोलोगे अच्छा एक्स कंपोनेंट बताना है, तो ओ पी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ पी कॉस अल्फा। यानी एक्स में कितना चला था, वो एक्स चला था और हो जाएगा था ओ पी कॉस अल्फा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखते हैं ना, तो यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स अपॉन ओ पी। दैट्स इट, निकाल तो दिया। ये सिंपल सा मेथड है, वो फिगर आप बना के करो, आपके स्कूल में जैसे बताया गया करो, ऐसा नहीं है वो गलत नहीं, वो गलत है, ये ज़्यादा सही तो मुझे लगा था। मैंने बोला क्यों इतना लंबा यहाँ पे बताया जाए, है ना, छोटा सा करके अपन साइड हो लेते हैं। समझ में आई बात, नोट करिए। अरे वैसे ही आप लोग कॉस अल्फा और कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगी वाई अपॉन ओ पी, और कॉस गामा की वैल्यू निकाल लो, हो जाएगी क्या लिख रहा हूँ मैं, जेड अपॉन ओ पी। सिंपल। कठिन लगा? कुछ कठिन लगा? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर भी खत्म कर दिया इसी में, कुछ कठिन लगा? कुछ नहीं है, सब सिंपल है। 11th में अगर थोड़ी सी वेक्टर पड़ी है, थोड़ी सी भी मतलब पूरा नहीं, थोड़ी सी वेक्टर पड़ी है, तो कोई सारी चीज़ें आसान लगेंगी। बाकी लाइन में है, मतलब पूरी की पूरी ज्योमेट्री नोट करिए। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। एग्जांपल क्या, मान लीजिए आपको कोई एक लाइन दी गई है, ओ पी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस ऑफ 6j कैप प्लस ऑफ 3k कैप। अब बोला गया आप मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस बता दो। क्या बता दो? डायरेक्शन कोसाइंस बता दो। तो कैसे करोगे? सिंपल है। क्या सिंपल था भैया? सिंपल ये है कि हमको बताना है कॉस अल्फा की वैल्यू, यानी एल की वैल्यू बतानी है, क्या होती है, एक्स में कितना चले हो 2 अपॉन इसकी मैग्नीट्यूड, सॉरी इसका मैग्नीट्यूड, इसकी नहीं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2/7, यही तो होगा। और कॉस बीटा हो जाएगा 6/7, और कॉस गामा क्या हो जाएगा 3/7। समझ में ये बात? निकालना आसान है कि नहीं है? सही तो लिखा ना, 4 हाँ 9 4 13 14 सही तो है। ये बहुत ही आसान नंबर होते हैं, मतलब इसका जो भी मॉड आता है, सॉरी मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, वो से बनाता है, इसलिए ये एग्जांपल में ले सकते हो। समझ में आई बात? अब ध्यान दो, अब अगर आप ध्यान दो तो अगर मैं इसको लिखूं, कैसे लिखूं, मैं इसको लिखूं एल आई कैप प्लस ऑफ एम जे कैप प्लस ऑफ एन के कैप। समझ रहे हो? ये एक वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये होगा। और इसके लिए क्या होगी, 1 होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस ऑफ एम स्क्वायर प्लस ऑफ एन स्क्वायर के लिए क्या है 1, यानी क्या ये एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो ये क्या है, यूनिट वेक्टर, किसका, उस लाइन का, यानी ये उस लाइन का क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या दिख रहा है, देखो मार्कर की इंक खत्म हो गई है, तो ये एक क्या है, यूनिट वेक्टर है। समझ में आई बात? किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये वेक्टर है, यानी क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसकी लेंथ मान लेते हैं आर, माना था ना आर है, तो क्या ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आर का ये मॉड है ना, ये तो लिखा, अरे आर मॉड ही तो लिखा था ना। अब इसका ये हो जा मतलब मैग्नीट्यूड ही तो होगा ना, समझो तुम यार। ओपी का मैग्नीट्यूड लिख दो, इनटू क्या लिख सकता हूँ मैं, एल आई कैप प्लस ऑफ एम जे कैप प्लस ऑफ एन के कैप, और ये किसके बराबर है, ओपी वेक्टर के बराबर है। समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आया? एक बार देख लो।
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये ओपी कैप है। यही समझाने वाला था, समझाना चाहता था, वाले ने थे समझा तो दिया, यही समझाना चाहता था कि ये ओपी कैप है। समझे? ओपी का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, यूनिट वेक्टर ऑफ ओपी। ओपी मतलब उसकी डायरेक्शन। समझे? अगर ऐसे लिखा हुआ हो, ये कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब यहीं पे आपको बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज DRS ऐसे लिखा जाता है, DRS। अब ये क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपको ये नंबर्स मिल रहे हैं ना, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं। ऐसे कैसे मान लें? समझाओ। तो समझा रहे हैं, नोट करो, इसको नोट करो। अब समझो मिटाने के बाद डायरेक्शन रेशियोज यानी DRS क्या होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज वे नंबर्स होते हैं, एनी 3 नंबर्स, एनी 3 नंबर्स लिख रहा हूँ, एनी 3 नंबर्स। ध्यान देना, एनी मतलब कोई भी, हाँ कोई भी। अब लेकिन कंडीशन क्या है? विच आर प्रोपोर्शनल टू DCS यानी डायरेक्शन कोसाइंस। यानी कोई भी 3 नंबर ले लो जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल में हो, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। यानी क्या मतलब है मेरा? यानी कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास क्या था? डायरेक्शन रेशियोज L था, M था और N था, और हमने कोई 3 नंबर ले लिए, ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइंस है। और हमने कोई 3 नंबर ले लिए A, B एंड C ले लिए, ये क्या मान लिया हमने? डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन ये तभी होंगे जब व्हेन नहीं, अगर है तो मान लिया ना, देन लिखेंगे। देन क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ L, B इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ M, C इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ N, और L अपॉन A इज इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C इज इक्वल टू लेमडा, इज इक्वल टू लेमडा। तो A और B और C क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। कहना क्या चाहते हो आखिर? मैं ये बताऊं, मतलब ये क्या है? मतलब ये है कि एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है, मान लीजिए अपने पास एक कोई लाइन है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमको दिए गए हैं 1/√3 -1/√3 और कॉमा 1/√3। ये क्या है? किसी एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो मैंने बोला तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? देन द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, देन the direction ratios of the line क्या हो जाएंगे? इन की मदद से निकाल सकते हो। प्रोपोर्शनल होने चाहिए, लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लिखो, मैं लिख रहा हूँ, हो जाएगा 1, -1, 1 और -1, 1, -1 और 2, -2, 2 और ऐसा लिखते चलो जाओ। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ लेमडा, माइनस लेमडा, लेमडा, ऐसे डॉट 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 बढ़ाते चले जाओ। समझ में आई? कुछ बातें क्लियर हो रही हैं? अगर लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो लाइन के डायरेक्शन रेशियो तुम निकाल सकते हो ऐसे। समझे? तो कहना क्या चाहता हूँ भैया? कहना ये चाहता हूँ मैं, अभी क्या लिखा था? L इज इक्वल टू एक्स अपॉन, हाँ बोलो OP। ये X क्या है? डायरेक्शन रेशियो ही तो है, अभी तो बोला था। अरे यार तुमको समझाना पड़ेगा, कैसे समझाता है? देखो यहाँ से L क्यों निकालो, क्या हो जाएगा? A अपॉन लेमडा। क्या हो जाएगा? A अपॉन लेमडा। यानी जो X अपॉन OP है वो क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। डायरेक्शन रेशियो। अच्छा ऊपर लिख दिया, दिख नहीं रहा है, माफ करिएगा। तो अच्छा उसके नीचे दिख रहा है ना, यानी नीचे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। चलो ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ मैं कितना। मान लीजिए जो भी लिखा था लाइन, वो क्या था? ऊपर क्या लिखा था? मैं तो भूल गया यार। चलो कोई नहीं, दोबारा लिख दे रहे हैं याद करके, सोच के कि यहाँ से अगर आप निकालो
एल की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी ए अपॉन लेमडा। और अभी जब हमने एल की वैल्यू निकाली तो वो क्या थी, एक्स अपॉन ओ पी। ओ पी क्या था, कांस्टेंट था, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, तो ए इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यानी जो हम लोग लिखते हैं कोई भी लाइन सेगमेंट, यानी ओ पी में जो हमने लिखा था एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, तो ये एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ये भी एक डायरेक्शन रेशियो है इस लाइन के। यानी अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, लिखा भी दूंगा, एक लाइन के इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट, यानी देयर कैन बी, लिखो देयर कैन बी एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज या DRS। क्या डायरेक्शन क्वेश्चन के टर्म में क्या आपका कहना है, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, एक होंगे कि दो होंगे कि तीन होंगे कि हजार होंगे। बट लगा दे तो फिर समझ में आ जाना चाहिए कि कितना होना चाहिए, एक क्या होगा। डायरेक्शन क्वेश्चन आर यूनिक, क्योंकि भाई एक लाइन है, एक का एंगल बनाएगा। देखो डायरेक्शन क्वेश्चन और डायरेक्शन रेशियो में इतना ही समझो, है ना। बताने को तो है और चीज़, कहने को भी और चीज़ें हैं, लेकिन आप पढ़ोगे 3D ज्योमेट्री में। किसमें पढ़ोगे, 3D ज्योमेट्री में। ये एक बेसिक था, वहाँ पे हम पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं। तो फिलहाल आप इसका सिर्फ इंट्रो है, तो आप नहीं समझे, है ना। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स की, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की, और इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो करेंगे। फिर लास्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें लोग बात करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।